हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं प्रैक्टिस सैंपल पेपर 7। 6 सैंपल पेपर्स हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और 2 सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने सेंड किए थे, मैथ्स बेसिक एंड मैथ्स स्टैंडर्ड, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज 7th सैंपल पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले थैंक यू डियर स्टूडेंट्स कि आप वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं। तो मैं भी अपना 100% ट्राई करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 7/75 विल हैव 7/75 बताना है, कैसी इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी, ये हमें बताना है। देखो, हमें ऐसे केस में क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर है 75, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। इसके फैक्टर्स बनते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इसके फैक्टर्स में अगर 2 पावर n और 5 पावर m के अलावा कुछ भी आ जाता है, कि 2 की पावर हो, 5 की पावर हो या दोनों की पावर हो, लेकिन अगर कोई भी और प्राइम नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ऐसे केस में मुझे ये दिखाई दे रहा है। अगर सिर्फ यही आता 2 पावर n 5 पावर m, तब ये टर्मिनेटिंग वाला केस हो जाता, तब ये टर्मिनेटिंग वाला केस होता। तो अभी इसका करेक्ट ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज, इसके कितने सॉल्यूशंस हैं ये हमें बताने हैं। ओके, देखो मैंने आपको ऑलरेडी ये बताई हुई है बात कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0। तो पहले तो y इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, यानी कि y एक्सिस, और y इक्वल टू -7। मैंने ये भी आपको बताया हुआ है कि जिस इक्वेशन के अंदर x नहीं होता वो x के पैरेलल बनती है, जिसमें y नहीं होता वो y के पैरेलल बनती है, जिसमें कांस्टेंट नहीं होता वो ओरिजिन से पास करती है। तो इसके अंदर x नहीं है, तो ये x के पैरेलल बनेगी। कहां पर बनेगी? जहां भी y -7 होगा। लेट यहाँ y -7 है, तो यहाँ x के पैरेलल बनेगी, ये x के पैरेलल। तो अब आप देख सकते हैं पैरेलल लाइन में तो नो सॉल्यूशन होता ही है हमेशा। ये एक तो इस लाइन की बात की जा रही थी, इस वाली, और दूसरी इस वाली लाइन की बात की जा रही है, तो दोनों पैरेलल है जिनका नो सॉल्यूशन केस हो जाएगा, यानी कि डी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। लाइंस मिल ही नहीं रही है तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस, उनके मीडियंस का रेशियो हमें पता लगाना है। देखो, एरिया का रेशियो स्क्वायर होता है मीडियंस के रेशियो का, तो मीडियंस का रेशियो एरिया के रेशियो का स्क्वायर रूट कर दो सीधा। 9 और 7, सीधा इसका स्क्वायर रूट कर दिया, या ये चेक कर लो किसका स्क्वायर 81 और 49 होता है, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ले लेते हैं ABC। इसके अंदर बोला गया कि AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, AD is drawn perpendicular to BC meeting BC at D, जो कि BC को D पर मिलता है। तो टर्म AD स्क्वायर किसके इक्वल होगी? ये जो AD स्क्वायर है, देखो ऐसे केस में एक आपको मॉडल याद रखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्या मॉडल याद रखना है? लेट कर लो कि साइड इसकी 2 है, आपने लेट कर लिया साइड 2 है, तो सभी साइड 2 हो गई, ये इसका हाफ होता है, ये वाली साइड 1 होगी। अगर मैं हाइट AD की बात करूं, तो AD हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, यानी कि हाइट हो गई √3, AD हो गई √3। तो अब यहीं से हम पता लगा सकते हैं कि AD स्क्वायर कितना BD स्क्वायर के इक्वल है। ये मॉडल आपको दिमाग में रखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इक्विलेटरल का,
कि ये वाली साइड का स्क्वायर इसके कितने टाइम्स होगा या कैसा होगा, तो इस मॉडल से आप वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि साइड 2 है तो इसकी हाइट √3 होगी और ये इसका हाफ यानी कि 1 होगा। ओके, अब हम चेक करते हैं कि ये कैसे हेल्पफुल रहेगा। ओके, मैं देखता हूं कि AD स्क्वायर पूछ रहा है। AD स्क्वायर हो गया यहां से 3, मैंने AD का स्क्वायर किया तो ये हो गया 3। अब चेक करते हैं 3 किसके इक्वल आ रहा है। पहले फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं, 3 इंटू BD स्क्वायर, BD 1 है, 1 का स्क्वायर 3 के इक्वल आ रहा है यानी कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यही आंसर इसका होगा। आप और कोई भी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, नॉट इक्वल आपको दिखेगा, तो नॉट इक्वल दिखेगा, इक्वल कहां से हो जाएगा। तो एक मॉडल है ये जो कि आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A single letter is selected at random from the word probability. The probability that the selected letter is a vowel. Probability क्या है कि जो letter select किया है वो vowel है। वोवल काउंट करो, 1 2 3 4, 4 वोवल्स हैं। A E I O U ये वोवल्स होते हैं, इनमें से 4 वोवल प्रेजेंट है, O A I I 4 वोवल्स हैं, तो टोटल 11 है, तो 4/11 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, 4/11 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। काफी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं MN पैरेलल टू BC, ये MN और BC आपस में पैरेलल है और AM और MB का रेशियो 1:2 का दिया हुआ है, यानी कि ये अगर 1 है तो MB 2 है, और AMN यानी कि AMN ऊपर छोटे वाली ट्रायंगल बाय ABC बड़े वाली ट्रायंगल, इनके एरिया का रेशियो चाहिए। तो साइड भी मुझे उसी तरीके से लेनी पड़ेगी, छोटे वाली ट्रायंगल की साइड 1 हो गई डिवाइडेड बाय बड़े वाली ट्रायंगल की साइड, अगर ये 1 है ये 2 है तो ये हो गई 3, तो 1/3 का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। बड़े वाली ट्रायंगल की साइड नीचे लेनी है, ये बात ध्यान रखना। 1/3 का स्क्वायर हुआ 1/9, तो एरिया का रेशियो 1/9 आ गया, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन और कोस एक्चुअल में इक्वल हैं। इसको इधर ले जाओ, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, और वो कहाँ इक्वल होते हैं, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमें पता है, इसकी भी 1/√2 होती है, इसकी भी 1/√2 होती है, यानी कि एंगल तो 45 है, ये बात तो कंफर्म हो जाती है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, जस्ट पुट करो 45, 1/√2 पावर 4, √2 का स्क्वायर किया तो 2, 2 का स्क्वायर किया तो 4, तो 1/4 बन गया। ये भी सेम वैल्यू देता है तो 1/4, 2/4 यानी कि 1/2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 6, इन दोनों का HCF 6 है, LCM बताना है। हम जानते हैं दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है HCF इंटू LCM के। एक नंबर 6 है, दूसरा नंबर हमें सॉरी दोनों नंबर पता है, नंबर तो हमें दोनों पता है। एक नंबर है 336 और दूसरा नंबर है 54, और उनका HCF 6 है, LCM हमें बताना है। तो 6 को हम इधर ले जाते हैं, डिवाइड हो जाएगा 9, 9 3 जा 27, यानी कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जस्ट मल्टीप्लाई कर देना 9 से, अप्रोक्सीमेट भी आप निकालेंगे तो एक ही आंसर आपको दिखेगा। 9 को सिर्फ 300 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2700 आता है, तो ये तो उससे ज्यादा आएगा, तो ज्यादा एक ही ऑप्शन में, खाली अप्रोक्सीमेट निकाला, आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 9, टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, दो लाइन्स हैं जो कि पैरेलल हैं। पैरेलल में हम क्राइटेरिया जानते हैं क्या होता है कि A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, और नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। तो कौन सी इक्वेशन होगी सेकेंड लाइन की, चलो चेक करते हैं। 4 से 12 3 टाइम्स हो गया, ये रेशियो 1:3 का आ रहा है, ये भी 3 टाइम्स हो रहा है, ये भी 1:3 का रेशियो है। अब ये 1:3 टाइम्स नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी 3 टाइम्स हो गया, तो यानी कि ये तो कोइंसिडेंट लाइन वाला केस हो गया, तीसरा रेशियो तो नॉट इक्वल चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। देखो क्योंकि बाकी दोनों तो सेम ही है, ये 3 टाइम्स ये 3 टाइम्स, लेकिन ये 3 टाइम्स नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी हमें, आप चेक करना चाहते हैं तो कर लें आप।
लेकिन पैरेलल लाइन का और कोई भी केस आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, यही ओनली पैरेलल लाइंस का केस है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ये यूज करिए, तो 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर 64 स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो 6 8 10 आप डायरेक्ट भी मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स वेयर पी एक्स इज ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल x इज एज फॉलोज। ग्राफ दिया हुआ है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, जितनी जगह पर ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होंगी, 1 2 3 4 5, 5 जगह पर, तो D इसका करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज 5 नंबर ऑफ जीरोज हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the decimal representation of 6/1250 will terminate after how many places of decimal। सिर्फ डिनोमिनेटर का हमें फैक्टर करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है, तो देखिए 1250 इसके अगर मैं फैक्टर करता हूं तो ये होता है 625 इंटू 2, 625 हो गया 5 पावर 4 इंटू हो गया 2, तो 5 पावर 4 इंटू 2 में अगर इसको लिखता हूं तो 2 से ये कट हो गया 3, तो मैं डिनोमिनेटर में देख रहा हूं इनमें से मैक्सिमम पावर जिसकी भी होती है, देखो 2 तो कट हो गया तो 2 पावर 0 लिख दिया मैंने, मैक्सिमम पावर जिसकी भी होती है उतने ही प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करता है, तो 4 है, 4 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कोस ए दिया हुआ है 2/5, द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 4 10 स्क्वायर ए। देखो जिसको आइडेंटिटी याद है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, 4 कॉमन लेंगे इधर बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, मुझे पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर होता है, तो 4 इंटू सीकेंट स्क्वायर ए, और सीकेंट क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल, तो कोस अगर 2/5 है तो सीकेंट होगा 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर है ये, सीकेंट का स्क्वायर। ओके, तो मैं देख रहा हूं 4 इंटू 25/4, 4 से 4 कट हो गया, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, दैट इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, टेंजेंट 5 फाई इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ फाई इज, फाई की वैल्यू बतानी है, तो टेंजेंट 5 फाई 1 के इक्वल है, टेंजेंट 1 कहां होता है, टेंजेंट 1 होता है एट 45 डिग्री, इसका मतलब एंगल आ गया 45 डिग्री, और फाई की वैल्यू क्या होगी, 45 में 5 डिवाइड कर दो देन यू विल गेट 9 डिग्री, तो इसका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको बस इतना देखना है कि टेंजेंट 1 कहां होता है, 45 पे, फिर फाई की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 36, ये क्या होगा, पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस, तो इसका हाफ हो गया पाई आर, प्लस आर ये और आर ये भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि बाउंड्री में तो ये भी आ रहा है पेरीमीटर में, तो प्लस 2r, यानी कि टोटल पेरीमीटर में ये कह सकता हूं पाई आर प्लस 2r इसका पेरीमीटर है, जो कि 36 के इक्वल दिया हुआ है। आर कॉमन ले सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 36, 7 2 जा 14 प्लस 22, ये बना 36/7 इज इक्वल टू 36, तो 36 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 7 मल्टीप्लाई, यानी कि रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ चुकी है, 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है डायमीटर, 7 का डबल कर दो, 7 2 जा 14, सो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी इजी था। नेक्स्ट दिया हुआ है, इन द फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन, पैरेलल है ये इसके पैरेलल है, केपी बाय पीएम, केपी अगर 4 है तो पीएम 13 है,
के एन यानी कि ये कंप्लीट 20.4 है। के क्यू बताना है, के क्यू एक्स मान लो और रेशो ले लो। इधर अगर मैं छोटी ट्रायंगल की साइड डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल की साइड लेता हूं तो इधर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। छोटे ट्रायंगल की साइड 4, बड़े ट्रायंगल की साइड 4 प्लस 13 दैट इज 17 लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो अब ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन x इक्वल टू 4 इंटू 20.4 डिवाइडेड बाय 17, ये कट होगा 1.2 पर, तो 4.8 सेंटीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4.8 सेंटीमीटर के क्यू की वैल्यू आ गई। काफी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। A ladder 25 meter long just reaches the top of building 24 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। एक बिल्डिंग है जो कि 24 मीटर है और एक लैडर इसके टॉप पर पहुंचती है। लैडर की लेंथ 25 मीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। और जिसको ट्रिपलेट याद है वो डायरेक्ट बता सकता है इसका आंसर, और जिसको ट्रिपलेट याद नहीं है उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम बनी हुई है। एक्स स्क्वेयर प्लस 24 स्क्वेयर, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 25 स्क्वेयर 625, ये माइनस किया 49 बचा। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 49 एंड एक्स इक्वल टू 7, यानी कि 7 मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 7 मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The trigonometric ratio of 10a is equal to 10a, इनमें से कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखिए जरा, देखो साइन ए डिवाइडेड बाय अगर कोस ए हो जाए तो 10a बन जाएगा। साइन ए बाय कोस ए अगर हो जाए तो 10a, लेकिन नीचे मैं देख रहा हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर होता है। साइन स्क्वायर का रूट तो साइन बनेगा, यानी कि साइन बाय साइन 1, ये तो नहीं है। इसके अंदर ये देखते हैं साइन अपॉन कोस होता है टेंजेंट, तो नीचे ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, हमें पता है कोस स्क्वायर होता है, तो कोस स्क्वायर का रूट कोस बन गया, यानी कि ये बन रहा है साइन ए बाय कोस ए, यही है टेंजेंट। तो यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं तो आपको कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत ही इजी पार्ट है। अच्छा, अब आप एंगल पुट करके भी इसके अंदर सोल्व कर सकते हो। लेट कर लिया आपने ए को 30 डिग्री, तो भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। ए को 30 डिग्री पुट कर लिया, या फिर ए को 60 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी आप पुट करें, आंसर आपको मिल जाएगा। हाँ, 45 पर ए और बी दोनों सेम आंसर दिखाएंगे, ए और बी दोनों, क्योंकि 45 पर क्या होता है, साइन और कोस दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, तो ऊपर साइन है या कोस है या नीचे साइन है कोस है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 45 पर सेम दिखाएंगे तो 30 रख लेना, वो बेस्ट है, 30 रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, select the value of k for which the pair of linear equation this and this have infinitely many solutions, बहुत सारे solutions हों। ऐसा किस केस में होता है? ऐसा होता है तीनों रेशो अगर इक्वल हो, a1 बाई a2 अगर इक्वल है b1 बाई b2 और इक्वल है c1 बाई c2, इस केस में ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे, k अपॉन 1, इसका कोफिशिएंट 1 है और इधर y का कोफिशिएंट 1 है और इधर y का कोफिशिएंट k है। हम यहीं से k स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया और k की वैल्यू प्लस माइनस 1, ऑप्शन में देखते हैं 1 हमें मिल गई, तो a इसका करेक्ट आंसर हो गया, a इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, a letter is chosen at random from the letters of the word assassination, then the probability that letter chosen is a vowel is in the form of 6 upon 2x plus 1, then x किसके इक्वल होगा? ठीक है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि वोवल है। काउंट करते कितने वोवल है, 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल वोवल्स हैं और टोटल कितने हैं, 7 8 9 10 11 12 13, टोटल लेटर्स 13 है। प्रोबेबिलिटी हो गई वोवल्स की 6 अपॉन 13, और ये कह रहा है इसके इक्वल है ये प्रोबेबिलिटी,
इसके इक्वल रख दी हमने, तो इसका मतलब 13 इसके इक्वल हो गया, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो मैच हो रही है। 13 इसके इक्वल है, तो 2x प्लस 1 13 के इक्वल है, तो x क्या हो जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा। x आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू 6 हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि 6 2 जा 12 प्लस 1 13 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये बताना है कि x की वैल्यू क्या है, वही फैक्टर ट्री दिया हुआ है। देखो x की वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ये रहा x, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब यहाँ y है, y भी हमें नहीं पता है, तो y इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 5565 आ गया। तो y की वैल्यू 5565 हो गई, इंटू 2 करूंगा तो b ओ अप्रोक्सीमेट भी आप निकाल देंगे, दैट 55 का डबल 110 होता है, तो वहीं से अप्रोक्सीमेट आपको मिल जाएगा आंसर। तो b इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, b इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाला नंबर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाला नंबर आएगा, इन दोनों को करोगे ये वाला नंबर आएगा, 7 और z को करोगे तो 371 आएगा। तो इसी रूल का यूज करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज 3,5, ये सेंटर है 3,5, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर जो कि सेंटर से ही पास करता है, मिड पॉइंट उसका सेंटर ही होता है, तो 4,7 एंड पॉइंट दिए हुए हैं एंड 2,y, तो y की वैल्यू बतानी है। सिंपल है, बीच वाला नंबर का डबल इन दोनों के सम के इक्वल होता है। जैसे 3 का डबल 6, 4 प्लस 2 6, ऐसे ही 5 का डबल 10, 7 प्लस क्या करूं कि ये 10 बन जाए 3, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने यूज किया है इसके अंदर, आप चाहो तो पूरा डिटेल में भी कर सकते हो, दैट 5 इक्वल टू 7 प्लस वाई बाय 2, वो बात वही है, ये 10 बनेगा, 10 माइनस 7 करना पड़ेगा, 3 आ जाएगा, y की वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos a बाय 1 प्लस टेन ए माइनस साइन ए बाय 1 प्लस कोटेंजेंट ए किसके इक्वल है, इनमें से हमें बताना है। ओके पहले हम रखते हैं 45 डिग्री हम रख देते हैं, लेकिन 45 डिग्री रखने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि 45 पर ये 0 देगा, ये भी 0 देगा, तो ये दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे। हालांकि ये तो अलग रहेंगे, लेकिन ये दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे, तो 45 नहीं रखते हम रखते हैं इसके अंदर। देखो 0 और 0 की मत सोचना और ना ही 90 की, उसके पीछे कारण बता देता हूँ। 0 पर कोटेंजेंट नॉट डिफाइंड होता है, 90 पर टेंजेंट नॉट डिफाइंड होता है। हम कोई भी ऐसा एंगल नहीं रख सकते जहां पर नॉट डिफाइंड बन जाए, और कोई भी एंगल रख दो, मैं 30 रखता हूँ, सबसे बेस्ट एंगल 30 रखता हूं मैं। कोस 30 √3/2 हो गया, और 1 प्लस टेन 30 1 प्लस 1/√3 हो गया, और माइनस साइन 30 1/2 हो गया, और 1 प्लस कोट 30 1 प्लस √3 हो गया। ओके इधर मैं अगर एलसीएम ले लेता हूं तो √3 एलसीएम आ गया, √3 प्लस 1 और √3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर तो 3 बनेगा क्योंकि √3 एलसीएम लिया, वो एलसीएम ऊपर चला जाएगा। अब इधर बना √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 या 1 प्लस √3 वो एक ही बात है, एलसीएम लिया है मैंने खाली बस। ओके अब फिर से ये 3 माइनस 1 ऊपर आ गया 2, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऊपर माइनस कर सकता हूं मैं, ये आ गया। ओके अब 2 से तो 2 कट हो गया, 1/√3 प्लस 1 रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 माइनस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, क्योंकि जो आंसर आएगा वो तो रैशनलाइज होके ही मिलेगा मुझे। तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2 लिख सकता हूं मैं इसको, तो ये बन गया 2, ये बन गया 2। अब ये चेक करते हैं किसके अंदर आ रहा है। पहले मैंने देखा साइन ए 1/2 होता है, माइनस कोस ए √3/2 होता है, ये 1 माइनस √3/2 आ रहा है, यानी कि इसी का उल्टा आंसर है, तो सी इसका आंसर हो गया। सी में पुट करके देखो, कोस बन रहा है √3/2 30 पर, और साइन 30 बनता है 1/2, तो 2 अगर तुम एलसीएम ले लोगे तो ये बनेगा √3 माइनस 1/2,
इसमें भी नहीं बनेगा ये और इसमें भी नहीं बनेगा और इसमें तो बन ही नहीं रहा, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम वैल्यू भी पुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x प्लस वाई 23 है, 4x माइनस वाई 19 है, तो इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। 2x प्लस वाई 23 है फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस वाई 19 है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे हम यहाँ पर। एलिमिनेशन मेथड, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, y से y कट हो गया, 2x प्लस 4x 6x इक्वल टू इधर बचा 42 और x की वैल्यू 7 आ गई। x अगर 7 है तो 7 पुट करो, ये बना 14, 14 इधर जाकर माइनस होगा, देन 9 बनेगा तो y की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज बतानी है क्या क्या होगी। पहले यहां पर रखते हैं, y 9 है तो 5 9 जा 45 माइनस 2 इंटू 7 14 31। चेक करो पहले वाले की वैल्यू 31 कितने ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है आपको, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given that alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, this such that alpha plus beta यानी कि zeros का sum दिया हुआ है 24 और difference दिया हुआ है 8, select the quadratic polynomial having alpha and beta as its zeros। सबसे पहले क्या करो, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस चेक करो, 24 किसका आ रहा है, तो मैंने इधर चेक किया 128 आ रहा है, माइनस 24 आ रहा है, 24 आ रहा है, माइनस 128 आ रहा है, यानी कि एक ही ऑप्शन है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा इसमें, खाली ऑप्शन देखा, सम ऑफ जीरोस चेक किया, माइनस बी बाय ए जो होता है वो मैंने चेक किया, 24 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो मुझे और कुछ भी नहीं करना पड़ा। इससे इजी क्वेश्चन कहां मिलेगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से काफी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। Two different dice are tossed together. What is the probability that number on each die is even? हर एक डाई पर इवन हो, पहली डाई पर 3 इवन नंबर है, दूसरी डाई पर 3 इवन नंबर है, यानी कि दोनों डाई पर इवन नंबर 9 होंगे। अच्छा, अब आप टेबल से भी ये बनाकर कर सकते हैं, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप टेबल बना सकते हैं। कैसे, 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 वाला तो कोई भी होगा ही नहीं क्योंकि 1 तो खुद एक ओड नंबर है, 1 वाला छोड़ दो, 2 वाला शुरू करते हैं। 2 1 नहीं होगा, 2 2, डायरेक्ट मैं सारे के सारे इवन वाले ही लिख देता हूं, सारे इवन वाले ही लिख देता हूं। 2 2 2 4 2 6, फिर 4 2 4 4 4 6, फिर 6 2 6 4 6 6। इसके अलावा दोनों के दोनों डाइस पर इवन नंबर किसी भी केस में नहीं होगा। 9 केसेस है और टोटल जब भी दो डाई होती है तो 6 पावर 2, टोटल 36 केस होते हैं, तो 9 बाय 36 यानी कि 1 बाय 4 हो गई प्रोबेबिलिटी, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 1 रुपए का सिक्का 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, तो क्या क्या केस बनेंगे पहले हम वो लिख लेते हैं। देखो, एक बार उछाला तो हेड टेल, जब दूसरी बार उछाला तो आपको क्या करना है, इन्हीं को दोबारा से लिख लेना है और पहले 2 के आगे हेड लगा देना है, बाद में 2 के आगे टेल लगा देना है। अब तीसरा भी सिक्का ले लिया तो क्या करना है, इन्हीं चारों केसेस को एक बार फिर से आपको लिख लेना है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, और पहले 4 के आगे आपको हेड लगा देना है और बाद वाले 4 के आगे आपको टेल लगा देना है। इस तरीके से 3 कॉइन का ये केस बन चुका है। 16 टोटल, सॉरी 8 टोटल केसेस होंगे इसके अंदर। ओके, रमेश विल विन द गेम
इफ ऑल द टॉसेस शो द सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट आ जाएगा तो रमेश गेम जीत जाएगा। सेम रिजल्ट का मतलब है हेड 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 या फिर टेल टेल टेल, आइदर ऑल थ्री हेड्स और ऑल थ्री टेल्स, एंड लूजेस द गेम अदरवाइज, अदरवाइज वो गेम हार जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वो गेम हार जाए। तो सेम तो इन्हीं दो में आ रहे हैं, बस ये दो हटा दो, बाकी बचे 6 केसेस और टोटल 8 है, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको केसेस बनाने आने चाहिए और क्वेश्चन अच्छे से आप समझ पाए, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता। बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3/4। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। काफी फेमस क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक ट्रिक बताऊंगा मैं इसकी आपको। एक्स साइन क्यूब प्लस वाई कोस क्यूब साइन कोस के इक्वल है, एंड एक्स साइन थीटा और वाई कोस थीटा ये भी इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताओ। देखो यहां पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, अगर मैं x को कोस थीटा मान लेता हूं एक बार अपनी मर्जी से और y को साइन थीटा मान लेता हूं, तो यहां बना कोस इंटू साइन और यहां बना साइन इंटू कोस, ये हो गए इक्वल। तो ये इक्वल किस वजह से हो रहे हैं, अगर x कोस है और y साइन है तो ये इक्वल हो रहे हैं। तो x और y कोस और साइन ही होंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, खाली बस इनको इक्वल बना दो और क्वेश्चन सोल्व। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। मैंने किस चीज पे यूज किया कि ये इक्वल कैसे बनेंगे, मैंने x को कोस ले लिया, y को साइन ले लिया, तो साइन कोस इधर भी साइन कोस इक्वल बन गए, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वैल्यू पुट की एक्स और वाई की, आंसर आ गया 1, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल बी 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ टी विल बी। देखो क्या दिया हुआ है कि बी पर 90 डिग्री का एंगल है और ए 5,2, बी 2,-2 और सी -2, टी। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि तीनों डिस्टेंस निकाल कर पाइथागोरस में लगाऊंगा यहाँ पर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल होगा। लगाता हूं मैं पाइथागोरस थ्योरम, देखिए ए बी स्क्वायर 5 और 2 का गैप हो गया 3, तो पहले मैं ए बी निकाल लेता हूं, सिंपल, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ए बी 5 निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने सिंपल, 5 2 का गैप 3, 3 का स्क्वायर 9 और 2 - 2 4, 4 का गैप 4 का स्क्वायर 16, तो 3 9 + 16 25 का √5। फिर मैं निकालता हूं BC, BC निकलेगा 2 और -2 का गैप 16 प्लस -2 और t का गैप t + 2 का स्क्वायर, ये निकला BC। अब मैं निकालता हूं AC, AC क्या होगा, 5 और -2 का गैप 7, 7 का स्क्वायर मैंने देखा 49 आ रहा है, प्लस 2 और t का गैप t - 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब मैं यहां पर वैल्यूज पुट करता हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी इसके अंदर मुझे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तभी t की वैल्यू निकल पाएगी। ओके, तो ए बी का स्क्वायर 25 हो गया, BC का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 16 प्लस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, वो इक्वल होना चाहिए किसके, इसके स्क्वायर के, 49 प्लस टी -2 का होल स्क्वायर। ओके, अब मैं देखता हूं 49 इधर बन रहा है 41, 41 इधर जाके माइनस हुआ तो 8 बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, पूरा सोल्व करने की बजाय वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। क्या वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, मान लो मैंने 1 रखा तो t + 1 या 1 + 2, t की जगह 1 रख दिया, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 बन रहा है, क्या इधर भी 9 बन रहा है, चेक कर लेते हैं। ये तो 8 है, प्लस t की जगह मैंने 1 रखा तो -1 बन गया, -1 का स्क्वायर 1 बन रहा है, 9 बन गया, यानी कि a ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। और अगर आप चेक करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएंगे, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। वैल्यू पुट करके अगर 1 नहीं आता तो हम 2 रख के चेक करते, 2 रख के चेक करते, इजीली ये सोल्व हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 30, इन द राइट ट्रायंगल ये नहीं बताया 90 डिग्री कहाँ है। चलो, बी इज द पॉइंट ऑन ए सी सच दैट ए बी प्लस ए डी, अब ये डी पॉइंट कहाँ है, बी सी प्लस सी डी, ये क्वेश्चन मेरे को अधूरा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर देखो ना तो हमें ये बताया गया राइट एंगल किस पॉइंट पर है। अब मैं ए पे लूंगा, बी पे लूंगा या सी पे लूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बी तो खैर ए सी पे है तो बी पे तो ए सी हाइपोटेनस भी हो सकता है, ए सी परपेंडिकुलर भी हो सकता है, कुछ नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं यहाँ, ये अधूरा क्वेश्चन है, अधूरा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को हम यहीं स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, if P divides the line segment joining this and this in 3:1 then the values of A, B, ठीक है, हम पॉइंट रखते हैं 3A प्लस 1, -3। मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट करके इसके अंदर पुट करता हूं, वैल्यू पुट करके ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया A, ये पॉइंट लिया मैंने B, इसके अंदर A और B निकाल के रखूंगा मैं, और यहां पर है P, जहां पर P निकाल के रखूंगा। ओके, अब हम देखते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने A और B की वैल्यूज को 1 और -3 मान लिया, तो पहले मैं 1 पुट करता हूं, 1 A की जगह 1 पुट करता हूं, तो यहां पर 9 इंटू 1 9 -2 7 हो गया, और बी की जगह -3 पुट करता हूं तो ये प्लस का 3 हो गया, और इधर भी यही करना है। ए की जगह मैंने पुट किया 1 तो ये बना 4, 1 पुट किया तो ये बना 4, और ये -3 आई, 1 पुट किया तो ये बना 8 और ये 5 है। अब हमें चेक करना है कि क्या रेशियो 3:1 का बन रहा है। पहले एक्स वालों का गैप देखो, एक्स वालों का गैप आ रहा है 3 और इधर आ रहा है गैप 1, 3:1 बना रहा है। अब y वालों का गैप देखो, यानी कि ऑर्डिनेट्स का, -3 और 3 का गैप 6 आ रहा है, और 3 और 5 का गैप 2 आ रहा है, तो 6:2 भी 3:1 ही है, और 3:1 तो है ही, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट निकल गया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। मैंने क्या किया, जस्ट वैल्यू पुट की और आंसर निकाल दिया, जस्ट मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, x इक्वल टू आर साइन ए इंटू कोस सी, y दिया हुआ है आर साइन ए कोस सी साइन सी, और z दिया हुआ है आर कोस ए, देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बताना है। चलो कोई भी अपनी मर्जी से हम एंगल पुट कर लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी एंगल पुट कर लेते हैं। लेट कर लेता हूं मैं कि ए 0 डिग्री है और सी है दूसरा एंगल, सी को भी चलो 0 डिग्री ही मान लेते हैं, ए और सी दोनों ही मैंने 0 डिग्री मान लिए। तो अब देखते हैं, देखो एक्स क्या हो जाएगा, जब 0 है तो साइन 0 तो 0 होता है, जो कि पूरा 0 ही बना देगा सबको, और y किसके इक्वल होगा, फिर से साइन है तो ये भी पूरा 0 बना देगा, और z क्या है, r कोस 0, कोस ए कोस 0 1 होता है, तो r इंटू 1 r बन गया। ओके, अब हमें x का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, और z का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, r स्क्वायर के, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी, यहां पर एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू पुट कर दी, और सिंपल इसको कैलकुलेट कर लिया, देन एक्स वाई जेड तीनों निकल गए, 0 0 और r, और स्क्वेयरिंग करके ऐड किया तो r स्क्वायर आंसर आ चुका है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट आर द HCF एंड LCM ऑफ 90 एंड 144 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। मेथड से तो खैर मतलब ही नहीं है आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मेथड से तो मतलब ही नहीं है। हमें क्या करना है, देखो पहले तो ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते किसी भी हाल में, क्योंकि HCF हमेशा बड़ा होता है LCM से, इक्वल हो सकता है अगर दोनों नंबर इक्वल है तो, अदरवाइज HCF हमेशा, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, आई एम सॉरी, HCF हमेशा छोटा होगा LCM से, HCF हमेशा छोटा होगा LCM से, लेकिन यहाँ HCF बड़ा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया ऑप्शन, ये हो ही नहीं सकते। तो बचे क्या, ये दो ऑप्शंस बच चुके हैं, ये दो ऑप्शन। अब उनमें से 36 और 18, इनमें से HCF कौन सा पता लगाते हैं, 36 से डिवाइड करके देखते क्या दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 36 की टेबल में 90 नहीं आता,
तो ये नंबर भी गया। अब बचा सी, यही करेक्ट ऑप्शन है। जब 3 ऑप्शन जा ही चुके हैं, हमें पता है कि वो तो गलत है, तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, वही करेक्ट आंसर होगा। आप चाहो तो चेक कर लो, अब इसको चाहो तो आप चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, काफी इजी था ये भी। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि मैं एक बार बाई मिस्टेक गलती से बोल गया था। HCF लेस होता है, छोटा होता है, इक्वल हो सकता है अगर वो इक्वल नंबर्स हैं तो। HCF हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा किसके? LCM के। LCM के छोटा होगा या इक्वल होगा, तो इस बात को दिमाग में रखना। यहां से हमने 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए थे, क्योंकि यहां पर HCF बड़ा दिया हुआ है, वहीं से ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। और चलो यहां पर आपको एक चीज और बता देता हूं, जो भी नंबर्स का HCF हम निकालते हैं, वो या तो सबसे छोटे नंबर के इक्वल होगा या उससे भी छोटा होगा। HCF या तो सबसे छोटे नंबर के इक्वल होगा या उससे भी छोटा होगा, और LCM या सबसे बड़े नंबर के इक्वल होगा या उससे भी बड़ा होगा। सबसे बड़े नंबर के इक्वल होगा या उससे भी बड़ा होगा। LCM और HCF की ये खास बातें आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपको डायरेक्ट याद रखना है। हालांकि मैं इसको सोल्व करके बताऊंगा आपको पूरा, लेकिन आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, क्योंकि ये एज इट इज ही पूछा जाता है एग्जाम में। अगर पूछा गया तो डायरेक्ट एज इट इज ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा। क्या है ये कि BL एंड CM आर मीडियंस। BL और CM ये दोनों मीडियंस है। ये मीडियंस होता है जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, और एक ऐसी ट्रायंगल के जो राइट एंगल है A पर, तो 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर किसके इक्वल होगा। पहले हमें क्या करना है, BL स्क्वायर निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया मैंने और BL का स्क्वायर निकाला। देखो ये BL है, इसका स्क्वायर होगा AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि AL क्या है, हाफ है AC का। AL हाफ है, तो AL का स्क्वायर होगा 1/4 AC स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे हम, 1/4 AC स्क्वायर, या AC स्क्वायर बाय 4 कह सकता हूं मैं। ओके, अब मैं निकालता हूं CM स्क्वायर। CM स्क्वायर, ये CM स्क्वायर है। CM स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। और AM स्क्वायर क्या है, AM है AB का हाफ, AB का हाफ, AM हाफ ऑफ AB। स्क्वायरिंग करूंगा तो 1/4 AB स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 AB स्क्वायर। अब मुझे इन दोनों का सम चाहिए, मैं दोनों को ऐड करता हूं, तो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो AB स्क्वायर और AB स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लेके आप ऐड करेंगे तो 5AB स्क्वायर बाय 4 आ गया, 5AB स्क्वायर बाय 4 प्लस AC स्क्वायर बाय 4 और AC स्क्वायर, इनको आप एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5AC स्क्वायर बाय 4। 4 कॉमन ले लो और इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ। देखो 4 मैंने इधर से कॉमन लिया और मैं इधर ले गया मल्टीप्लाई के अंदर, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब 5 इन दोनों में से भी कॉमन लेना है मुझे, मुझे इन दोनों में से भी 5 कॉमन लेना है, तो मैंने ये 5 दोनों में से कॉमन ले लिया। 5AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बच गया। और अब देखो, अब ओरिजिनल ट्रायंगल के अंदर देखो, AB स्क्वायर, ये AB है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर पाइथागोरस से BC स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ये बन गया BC स्क्वायर। तो किसके इक्वल हुआ, 5BC स्क्वायर के इक्वल हो गया ये, तो A इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। लेकिन आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, इसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। If two adjacent vertices of parallelogram are 3, 2 and -1, 0, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट वर्टिसेस दिए हुए हैं, एडजेसेंट A B C D। एडजेसेंट मतलब हो गया साथ वाले, कि ये अगर 3, 2 है तो ये वाला -1, 0 होगा। एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2, -5, और इनके जो डायगोनल्स हैं ये AC और BD, ये
2, -5 पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि AC का भी मिड पॉइंट 2, -5 है और BD का भी मिड पॉइंट 2, -5 है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं हमेशा एक दूसरे को। तो बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, बाकी दोनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब देखो बीच वाला पॉइंट मैंने आपको बताया क्या होता है, डबल होता है दोनों आजू बाजू वाले के सम के। जैसे बीच वाले का डबल आजू बाजू वाले का सम होता है। जैसे 2 का डबल हुआ 4, तो इधर 3 है तो इधर 1 आ गया, ताकि ये 4 हो सके। 3 + 1 4, ये -5 है तो इनका सम -10 होना चाहिए। 2 ये है तो -12 कर दो माइनस। अब ये एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है 1, -12। और कमाल की बात तो ये है कि अगर आप ये -12 भी नहीं निकालते तो भी 1 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई देगा। सिर्फ इतने से आप पूरा का पूरा ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शन आपको मिलते हैं एग्जाम में, तो इन पर ध्यान रखना पड़ता है बस थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। द पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर इज 72 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। ये प्रोटेक्टर, ये शायद एक बार पहले भी ऐसा सेम क्वेश्चन आया था। प्रोटेक्टर का पेरीमीटर होता है पाई आर, इसकी लेंथ हो गई पाई आर, और ये डायमीटर है जो कि 2r के इक्वल प्लस 2r, ये होता है इसका पेरीमीटर। जिसमें से अगर मैं r कॉमन ले लेता हूं तो पाई प्लस 2 बचता है, जो कि 72 के इक्वल है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 7 2 जा 14 प्लस 22, 36/7 इज इक्वल टू 72। 36 2 जा 72, 7 2 जा 14, यानी कि रेडियस 14 आ गई। अब क्या चाहिए आंसर में, इसका एरिया। एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई ये रहा और आर 14 है, आर 14 है तो 7 2 जा 14, 14 इंटू 22, 308 इसका आंसर हो जाएगा। 308 इसका आंसर हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगेन एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का है। इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट सेमी सर्कल। ये एक सेमी सर्कल है सबसे बड़ा, ए बी इसका डायमीटर है जो कि 21 है। ओके, ये कंप्लीट 21 दिया हुआ है। AM, MN और NB ये तीनों इक्वल है, यानी कि 7 7 7 हो गए। 21 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद AM, MN एंड NB एज शोन। इनको सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया कुछ इस तरीके से। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, शेडेड पोर्शन। ओके, देखो ये सेमी सर्कल और ये दोनों ऐड करने हैं और ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो ये ऐड करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो सेम ही है। जितना एरिया ऐड उतना ही एरिया सब्ट्रैक्ट, तो ये दोनों आपस में 0 हो गए। यानी कि अगर मैं क्या करता हूं, पूरे सेमी सर्कल का अगर मैं एरिया निकाल लेता हूं तो उसमें मैं x ऐड करूंगा, वही x माइनस करना है मुझे, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यानी कि इन दोनों को मैं कैंसिल कर देता हूं, इस एरिया से ये एरिया कैंसिल हो गया। अब बचा ये, सिर्फ ये वाला एरिया और ऐड करना है सेमी सर्कल में, तो एरिया निकल आएगा। एरिया निकल आएगा कैसे, देखो दोनों सेमी सर्कल है तो दोनों में 1/2 पाई आर स्क्वायर लगेगा। एक में कैपिटल R ले लेता हूं और एक में स्मॉल r मान लेता हूं मैं, वो r की वैल्यू भी है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 पाई दैट इज 22/7 इंटू कैपिटल R देखते हैं। देखो पूरा 21 है तो बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस हो गई 21/2, तो 21/2 इंटू 21/2 प्लस 1/2 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू R। देखो इसका डायमीटर 7 है तो इसकी रेडियस हो गई 7/2, 7/2 इंटू 7/2। अब मुझे क्या करना है, देखो ये दो एक्सप्रेशन है मेरे पास, इन दोनों में से पहले मैं कॉमन लूंगा और उसके बाद सिंप्लीफाई करूंगा। क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 दोनों में है, 22/7 दोनों में है, उसके बाद नीचे ये दो, ये भी दोनों में है, और ऊपर 7 यहां से कॉमन आ सकता है, यानी कि 7/2 इंटू 7/2 कॉमन लिया जा सकता है। इधर 3 बचेगा, इधर 3 बचेगा, यानी कि 3 3 जा 9 बच गया। ये तो सारा कॉमन हो गया, यानी कि 1 बच गया, 10 हो गया ये।
अब 7 से 7 कट हुआ, एक 2 से 11 कट हुआ, तो 11 इंटू 7 77, और इंटू ये 10 भी है तो 0 अपॉन 4, तो 190 190 के समथिंग, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल अप्रोक्सीमेट भी अगर हम निकालते हैं तो भी हमें आंसर का आइडिया लग जाता है, अगर ऑप्शंस थोड़े दूर दूर हो तो। हाँ बिल्कुल ही अगर क्लोज दिए हुए हैं, जैसे ऐसे दे दिए होते 192.5, 190, 1.3, 190, 3.8, तो फिर हमें दिक्कत आती। लेकिन अभी क्या है, दूर दूर ऑप्शंस है तो इजीली हम गैस कर सकते हैं कि 19 4 जा 76 होता है, तो 760 अगर होता तो 190 पे कट जाता। तो अब क्या है, 770 है तो थोड़ा सा ऊपर होगा इससे 190 से, तो हमने इजीली गेस कर लिया कि 192.5 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल टू 10, दोनों ईच मतलब सम भी 10 है, प्रोडक्ट भी 10 है, तो ए और सी की वैल्यूज निकालनी है। ओके देखो, सम होता है माइनस बी बाय ए, ये 10 है, यहां से ए की वैल्यू क्या निकल रही है, ए को इधर ले जाते हैं, 10 को इधर लेके आता हूं मैं, ए की वैल्यू आ रही है 5/10, 1/2, चेक करो कहीं एक ही ऑप्शन में मिले, ए की वैल्यू 1/2, वही हुआ, ए की वैल्यू 1/2 ओनली एक ही ऑप्शन में, यानी कि दूसरी सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट ही नहीं करनी पड़ी, सिर्फ ए से ही काम चल गया, ए से ही काम चल गया। तो इस तरीके ये भी चीजें आपको थोड़ा दिमाग में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ अ पुली ऑफ रेडियस 5, ये एक पुली की रिम है जिसकी रेडियस 5 है, एक पॉइंट सी से ऑन द बेल्ट, इलास्टिक बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर, इसको इस तरीके से पकड़ के खींच दिया गया बेल्ट को, और 10 सेंटीमीटर खींचा है सेंटर पॉइंट से। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेल्ट दैट इज स्टिल इन कांटेक्ट विद द पुली, जो अभी भी कांटेक्ट में पुली के, देखो बेल्ट पहले पूरी कांटेक्ट में थी, यहां से खींच दिया गया, तो अब ये वाला जो पार्ट है ये कांटेक्ट में अभी भी है पुली के कांटेक्ट में ये अभी भी है, यहां से तो ये बेल्ट आगे चली गई, लेकिन यहां तक ए से लेके बी तक ही अभी भी कांटेक्ट में, इसी की लेंथ हमें निकालनी है। और आर्क की लेंथ हमें पता है क्या होती है, थीटा अगर हमें मिल जाए ये वाला, इसको थीटा तो इन्होंने इसको एज्यूम कर ही रखा है, थीटा 1 मान लो, लेट अगर ये थीटा 1 मिल जाए तो थीटा 1/360 इंटू 2πr लगा देंगे हम, अगर हमें थीटा 1 मिल जाए तो। अब कैसे करेंगे उसको जरा ध्यान से देखना है आपको, बिल्कुल ध्यान से फोकस होके देखो, हमें पता है रेडियस और टेंजेंट टेंजेंट इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अब ये 5 है और ये 10 है, 10 क्या है 90 के सामने वाली साइड, और बेस जहां जिसके ऊपर एंगल है और 90 है वो 5 है, तो मैं क्या करता हूं, एक अलग से एक बार के लिए ट्रायंगल बनाकर, हाइपोटेनस तो 10 ले लिया, बेस 5 ले लिया, और इधर एंगल थीटा है, इधर एंगल थीटा है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें बेस और हाइपोटेनस दो चीज पता है, तो मैं कोस थीटा लगाता हूं, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा 1/2 है, इसका मतलब थीटा हो गया 60 डिग्री, क्योंकि 1/2 कहां होता है 60 पर, तो थीटा हो गया 60, यानी कि ये एंगल 60 है, अब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, 60 + 60 120, यानी कि ये कंप्लीट एंगल 120 बन गया। अब ये कंप्लीट एंगल 120 है तो भाई 360 में से माइनस कर दो, थीटा 1 आ गया 360 माइनस 120, 360 में से ये 120 मैंने माइनस किया तो 240 आ गया। अब मैं लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकता हूं इजीली, कैसे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, पाई इसने बोला 3.14 ले लें, ले लिया, इंटू आर, तो ये बन रहा है 2/3, 3 से अप्रोक्सीमेटली ये कट हो सकता है 1.05 के अराउंड आएगा, 1.05, तो मैं इसको देखता हूं, ये बना 2.1 और इंटू 10 21, यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया।
ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी दो बंदे हैं जिनके बीच में इलेक्शन हो रहा है। ए obtained votes equal to twice the number of persons on the electoral roll who did not cast their votes। जिन्होंने जो इलेक्टोरल रोल पर तो हैं लेकिन उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। एंड दिस लेटर नंबर, मतलब जितने लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया वो वाज इक्वल टू, किसके इक्वल है, ट्वाइस हिज मेजोरिटी ओवर बी, यानी कि ए की जो बी पर मेजोरिटी है, ए जितने वोटों से जीता है उसका ट्वाइस। इफ देयर वर 18,000 persons ऑन इलेक्टोरल रोल, हाउ मेनी वोट्स फॉर बी, तो बी को कितने वोट्स मिले। देखिए इस क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं हम बिल्कुल आराम से। सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं ताकि हमें स्पेस अच्छा खासा मिले। ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, लेट मैं मान लेता हूं कि ए को एक्स वोट मिले हैं, ए को एक्स और बी को मिले हैं वाई, और टोटल वोट इसने दिया हुआ है 18,000, यानी कि जिन्होंने वोट किया ही नहीं है वो कितने हो गए भाई। 18,000 में से ये मैं लिखता हूं नोट वोटेड, जिन्होंने वोट नहीं किया वो लोग कितने, 18,000 में से जितने x को मिले और जितने y को मिले ये दोनों मैंने माइनस कर दिए, अब बच गए इन्होंने, इन्होंने वोट नहीं किया, इन्होंने वोट नहीं किया। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है, a को वोट मिले हैं वो किसके इक्वल है, यानी कि x किसके इक्वल है ये बता रहा है। ट्वाइस, किसका ट्वाइस, जिन्होंने वोट ही नहीं दिया। तो वोट किन्होंने नहीं दिया, 18,000 में से x और y दोनों ही माइनस कर दिया मैंने। तो अब देखते क्या बनता है ये, तो x इक्वल टू 36,000 माइनस 2x माइनस 2y, या मैं लिख सकता हूं कि 3x, क्योंकि ये इधर आके ऐड होगा, 3x प्लस 2y बनेगा और इक्वल टू 36,000। ये पहली इक्वेशन हमारी तैयार हुई है। ओके, उसके बाद भी एक स्टेटमेंट कह रहा है जो कि समझते हैं दोबारा से क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि हाँ, इफ ये हु लेटर इलेक्टोरल वोट हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड दिस लेटर नंबर, ये जो बाद वाला नंबर है जिन्होंने वोट नहीं किया, इक्वल टू ट्वाइस हिज मेजोरिटी ओवर बी, वो ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, उसकी बी के ऊपर जितनी मेजोरिटी है उसका। ओके, तो अब हम इसको सोल्व करते, देखिए ये जो बाद वाला नंबर है यानी कि ये वाला जितना वोट उन्होंने नहीं किया, तो 18,000 माइनस एक्स माइनस वाई, ये किसके इक्वल है, ये ट्वाइस है, किसका, जो ए जितने वोटों से जीता है बी से, यानी कि एक्स माइनस वाई का ट्वाइस है। सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या बनता है ये, 18,000 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस 2y, तो 2x, ये x इधर आएगा तो ये बनेगा 3x, माइनस वाई इधर आएगा प्लस वाई बनेगा तो माइनस वाई बन गया इधर। ओके, और 18,000 रह गया इक्वल टू में, इक्वल टू में 18,000। ओके, अब देखिए इधर भी 3x है इधर भी 3x है, इन दोनों इक्वेशंस को मैं करने जा रहा हूं सब्ट्रैक्ट, तो मैं इधर लिखता हूं 3x माइनस वाई इक्वल टू 18,000, मैंने किया इन्हें सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये तो कट हो गया, ये बना 3y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 0 0 0, इधर बन रहा है 4, सॉरी इधर बन रहा है 8 और इधर बन रहा है 1। 3y 18,000 के इक्वल आ रहा है, 3y 18,000 है, तो y, इसने पूछा b को कितने वोट मिले, तो y की वैल्यू यहां पर 3 हम डिवाइड कर देंगे, 6,000 y को वोट मिले हैं, तो c इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 6,000। b को कितने वोट मिले ये बताना था, 6,000 b को वोट मिले हैं। तो इस तरीके से करना है, देख लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है, द रिपब्लिक डे परेड
जो कि ये रिपब्लिक डे के बारे में थोड़ा बताया हुआ है, परेड होनी है इस तरीके से। हम जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसी पर डिस्कस करते हैं थोड़ा, वो मैंने यहाँ पर सेकंड पेज पर लिखी हुई है। दैट ऑन 71st रिपब्लिक डे परेड कैप्टन आर एस मील इज प्लान फॉर परेड ऑफ द फॉलोइंग टू ग्रुप्स। उन्होंने दो ग्रुप्स की परेड इस तरीके से की है। फर्स्ट ग्रुप ऑफ आर्मी ट्रूप्स ऑफ 624 मेंबर्स बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। आगे तो 624 मेंबर्स चलेंगे और पीछे 32 मेंबर्स का एक आर्मी बैंड होगा। अच्छा, सेकंड ग्रुप उन्होंने क्या बनाया है, सीआरपीएफ ट्रूप का बनाया है। ये आर्मी ट्रूप का था, ये सीआरपीएफ ट्रूप का, जिसमें 468 सोल्जर्स हैं बिहाइंड 228 मेंबर्स ऑफ बाइकर्स। बाइकर इसमें ये आगे चल रहे हैं और ये पीछे, इसी तरीके से इसमें ये बाइकर्स आगे चल रहे हैं और 468 सोल्जर्स पीछे चल रहे हैं। ओके, दीज टू ग्रुप आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है, यानी कि एचसीएफ की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन आपने देखा होगा, सेम क्वेश्चन। द सीक्वेंस ऑफ सोल्जर इज फाउंड बाय डिफरेंट स्टेट झांकी विच आर शोइंग द कल्चर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच आर्मी ट्रूप कैन मार्च। आर्मी ट्रूप की बात कर रहा है, तो सबसे पहले ये आर्मी ट्रूप ए वाला ग्रुप है, ए वाला ग्रुप आर्मी ट्रूप का है, तो 624 और 32 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 624 और 32 का एचसीएफ, तो डिवाइड करके देख लो पहले। 32, 16, 4 और 8 ये ऑप्शंस में है हमारे। 32 से मैं 624 को डिवाइड करके देख लेता हूं। 32 से 32 तो डिवाइड हो जाएगा, 624 भी हो जाएगा क्या, चेक करते हैं। पहले 1 पे जाएगा, 32 इधर बच गया, 304 नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ये डिवाइड, क्योंकि अगर हम इसको 9 पर सोल्व करते हैं तो 288 होता है, ये 288 नहीं, रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर कितना, 16 का। तो अच्छा, अब पूरा एचसीएफ अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम इस 16 को इधर रखते हैं, 32 को इधर लेते हैं, तो 16 2 जा 32, तो 16 इसका एचसीएफ हो जाता है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, 16 इसका एचसीएफ हो गया। सिंपल एचसीएफ, सिंपल एचसीएफ, डिवीजन मेथड से मैंने इनका एचसीएफ निकाल दिया। फैक्टराइजेशन से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप और आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। जैसे 32 से मैंने डिवाइड करके देखा, नहीं हो रहा, 16 से 32 तो हो गया, ये भी डिवाइड करके देखोगे ये भी हो जाएगा, तो इससे हमें पता चला कि 16 ही वो नंबर है जो एचसीएफ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर भी हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच सीआरपीएफ ट्रूप कैन मार्च। सीआरपीएफ ट्रूप की बात हो रहा है, इसमें 468 और 228 मेंबर्स है, 468 और 228 मेंबर्स है। सबसे बड़ा नंबर 16 दिखाई दे रहा है, पहले 16 से डिवाइड करके देखते हैं। 16 से 228 को मैं डिवाइड करता हूं, 16 1 जा 16, 6 68 नहीं हो रहा डिवाइड। 12 से डिवाइड करके देखता हूं मैं, 12 से डिवाइड करता हूं, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, 10 ये हो रहा है, 12 9 जा 108 ये पूरा पूरा हो गया। अब 12 से इसको और डिवाइड करके देख लो, 468, 12 3 जा 48 हो जाता है, 12 2 जा 24, इधर बचेगा 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, इधर बच रहा है 108। अब अगेन ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि 12 ही इसका एचसीएफ है, 12 ही इसका एचसीएफ है। इससे हमें पता चला 12 ही इसका एचसीएफ है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गए, 12, जिसमें सीआरपीएफ ट्रूप मार्च कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच टोटल आर्मी ट्रूप एंड सीआरपीएफ ट्रूप टुगेदर कैन मार्च पास्ट। दोनों मार्च कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताना है। देखो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 16 आए थे, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 12 आए हैं, मतलब दोनों का एचसीएफ। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि इन चारों का एचसीएफ बताओ आप, ये कहना चाह रहा है
कि 624, 32, 468 और 228 का HCF बताओ। तो हम ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहले दो का जो HCF था दैट इज 16 और इन दो का जो HCF है 12, इन दोनों का HCF निकाल दो। चारों का HCF आ गया, इन दोनों का HCF निकाल दो। 16 और 12 का HCF आता है 4। ये तो हम इजीली बता सकते हैं कि 8 से दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, ये डिवाइड नहीं होगा। 6 से ये डिवाइड नहीं होगा, 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 4 इसका HCF हो गया। तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें चारों के चारों मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड with the number of CRPF soldiers and the number of bikers so that their maximum number of column is equal to maximum number of column of army troop, कि उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ आर्मी ट्रूप के इक्वल हो जाए। देखो इनके जो आपको मैक्सिमम इसमें दिखाई दे रहे 468 और 228, 468 और 228, ये कहना चाह रहा है कि क्या हम सब्ट्रैक्ट करें कि इन दोनों का HCF भी 16 हो जाए। तो मैं 16 से डिवाइड करके देख लेता हूं, जो भी रिमाइंडर्स है वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, हमें रिमाइंडर्स है वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो 16 2 जा 32, इधर बचा 14, देन 16 9 जा 144, 4 आ गया, यानी कि 4 सोल्जर अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 16 से डिवाइड हो जाएगा। 4 सोल्जर्स इन दोनों में। अब बाइकर्स भी चेक कर लेते हैं, 228 को भी 16 से डिवाइड करना है। 16 1 जा 16, 6 8, 16 4 जा 64, इधर से भी 4 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 सोल्जर्स और 4 बाइकर्स अगर हटा दिए जाएं तो ये इनका HCF भी 16 हो जाएगा, यानी कि सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट शुड बी एडेड विद द नंबर ऑफ CRPF सोल्जर। अब इसमें ऐड करना है that the number of bikers so that their maximum number of column is equal to maximum number of column of army troop। वही है, सेम क्वेश्चन है। अब की बार हमें बस ऐड करना है, पिछली बार सब्ट्रैक्ट किया था, वही 16 ही बनना चाहिए, 16 या उसका मल्टीपल बनना चाहिए। देखो पिछली बार 4 पीछे लेके गए तो क्या क्या नंबर बने थे, 464 बना, इधर 4 माइनस किया तो, और इधर 4 माइनस किया तो 224 बना। अब क्या करो, 16 16 आगे ले जाओ इसको, क्योंकि अब की बार ऐड करना है। 16 16 आगे लेके जाओ, 16 अगर आगे लेके हम गए इसको तो ये बनेगा 480 और ये बनेगा 240। अब चेक करो क्या ऐड करना पड़ा हमें इसके अंदर, क्या ऐड करना पड़ा। एक्चुअल में 468 था, 468 था और अब हो गया 480। क्या ऐड करना पड़ा हमें, ऐड करना पड़ा 12, दोनों में ही 12 ऐड करना पड़ा। 12 सोल्जर्स और 12 बाइकर्स हमें ऐड करने पड़ेंगे, तब जाकर फिर से वापस HCF 16 हो जाएगा। दो दो आगे बढ़ा दिया इन्होंने, दो दो आगे, दो दो दोनों में बढ़ा दिया, तो फिर से वही, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी 12 सोल्जर्स एंड 12 बाइकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन। ओके, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया हुआ है कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट व्हेन ए रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ ए सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आता है ये नॉर्मल के साथ एंगल है ये। ओके, रमेश places a mirror on the level ground to determine the height of a pole। यहां पर ये एक क्या रखता है, मिरर रख देता है पोल की हाइट मेजर करने के लिए। ओके, he stands at a certain distance so that he can see the top of pole reflected from the mirror। वो ऐसी जगह पर खड़ा होता है कि इसका जो टॉप है वो उसे रिफ्लेक्ट होके आंखों में दिखाई दे रहा है। the distance of Ramesh and the pole from the mirror 1.8 है, रमेश 1.8 है एंड 6, यानी कि पोल का डिस्टेंस 6 है और रमेश आई लेवल इज 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, इसका आई का लेवल 1.5 मीटर है। तो यानी कि एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है इसके अंदर, दो ट्रायंगल है जिसमें
एक ये रही और एक ये रही। अच्छा, अब ये दोनों आपस में सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? पहली बात तो ये एंगल 90 है, इधर ये 90 है। अच्छा, उसके बाद वाला कारण देखो कि ये वाला एंगल लेट x है तो ये वाला एंगल भी x है, क्योंकि इसने बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अच्छा, अब ये वाला एंगल बचा 90 माइनस एक्स, क्योंकि नॉर्मल तो 90 पे होता है, तो ये बचा 90 माइनस एक्स, और इधर ये वाला भी 90 माइनस एक्स बच गया। तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो गए, तो एंगल एंगल से सिमिलर हो गई। तो सिमिलर ट्रायंगल का ये क्राइटेरिया इसके अंदर यूज होगा। अब देखते हैं आगे, व्हाट क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी इज एप्लीकेबल। ये तो इजी है, ये तो हमने कर ही लिया कि एंगल एंगल से ये सिमिलर होंगी। एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, दैट व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट क्या है? देखो, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ये 1.5 है, ये 1.8 है, ये 6 दिया हुआ है। हाइट मैंने x मान ली। साइड्स का रेशियो लेना होगा हमें हाइट निकालने के लिए। कैसे? छोटे वाले ट्रायंगल की साइड बाय बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड बाय बड़े वाले ट्रायंगल की साइड। तो मैं देख रहा हूं 6 3 जा 18, 0.3 पे कट हो गया, 0.3 पे कट हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 1.5 बाय 0.3, पॉइंट से पॉइंट कट हो गया, 3 5 जा 15, 5 मीटर। सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। सी 5 मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ये जो हाइट ऑफ पोल है वो होगी 5 मीटर्स। 5 मीटर्स हाइट ऑफ पोल हो जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एज आई, फाइंड टेंजेंट आई। देखो, अब रे कैसे जा रही है, यहाँ पे वो बॉय है, बॉय से मिरर पे जा रही है पहले रे, और मिरर से रिफ्लेक्ट होके आगे जा रही है। तो मतलब कि अगर मैं नॉर्मल बनाता हूं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई। अब ये इक्वल होगा इसके, क्योंकि ये क्या है, ये क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल्स हो गए, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है तो ये पैरेलल है। अल्टरनेट एंगल्स यानी कि इसका टेंजेंट हमें फाइंड करना है, टेंजेंट आई। ओके, ये 1.5 दिया हुआ है, ये 1.8 दिया हुआ है, तो टेंजेंट आई अगर मुझे चाहिए तो परपेंडिकुलर यानी कि 1.8, क्योंकि एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, बेस होता है एंगल के ऊपर, तो डिवाइडेड बाय 1.5, तो 6/5 टेंजेंट आई बी हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है बस, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट की वैल्यू निकल आएगी, टेंजेंट की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। नाउ रमेश मूव बिहाइंड सच दैट डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड रमेश इज 13 मीटर्स। अब रमेश क्या करता है, पीछे चला जाता है, और वो इतना पीछे जाता है कि ये जो टोटल गैप है ये 13 मीटर का हो जाता है, 13 मीटर। ही प्लेस द मिरर बिहाइंड हिम, यहां रखता है, एंड पोल टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन राइट पोजीशन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड रमेश। मिरर तो ये है और रमेश यहां खड़ा है, इनके बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। रमेश की हाइट हमें पता है 1.5 है, पोल की हाइट हम निकाल ही चुके हैं 5 मीटर्स की है, और ये टोटल 13 है, तो मैं इसको x मान लेता हूं, और ये बन गया 13 माइनस एक्स। फिर से साइड्स का रेशियो लेना है और सिंप्लीफाई हो जाएगा इजीली। देखो कैसे, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड बाय बड़े ट्रायंगल की साइड इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की साइड बाय बड़े ट्रायंगल की साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बना 19.5 माइनस 1.5x इज इक्वल टू 5x। ये इधर जाके ऐड हुआ 6.5x इक्वल टू 19.5, तो x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि अब ये जो गैप है वो कितना है, वो 3 मीटर्स का है, 3 मीटर्स। तो b इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 3 मीटर्स, b इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड पोल। ये तो बहुत इजी है, देखो टोटल 13 है, ये 3 हो गया, तो ये कितना बचा, 13 माइनस 3 यानी कि 10 मीटर्स का गैप बच गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स
हमने आज का सैंपल पेपर भी कंप्लीट किया, सैंपल पेपर 7। तो ओके, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं कल एक नए सैंपल पेपर के साथ। सो टिल देन ऑल द बेस्ट।